करें स्टार्ट। चलो भैया, ये पुनर्मूल्यांकन को समझते हैं क्या है। जब भी साझेदारी फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। कितनी स्थितियों में पुनर्गठन होता है बेटा? 5। कौन कौन सी 5 स्थितियां होती है? सबसे पहले साझेदारों के मध्य, विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, फिर किसी नए साझेदार का प्रवेश, फिर किसी साझेदार का रिटायरमेंट, निवृत्ति, किसी साझेदार की मृत्यु, या अंततः 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण। तो जब भी बेटा इन 5 में से कुछ भी होता है तो उसको क्या कहा जाता है? पुनर्गठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्गठन कहा जाता है। और पुनर्गठन के केस में क्या क्या करना पड़ता है यह आपको मैंने पहले ही बताया था। देखो बेटा, क्या क्या करना पड़ता है? एक तो नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? नया लाभ हानि अनुपात। फिर नफे और नुकसान का अनुपात निकालना पड़ता है। फिर कभी कभी ख्याति का वैल्यूएशन करना पड़ता है, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 में किया। ठीक है। फिर ख्याति का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ख्याति प्रीमियम की राशि का बंटवारा करना होता है। फिर अगर कोई संचय है, गुल्लक में पैसा पड़ा है, तो वो बांटना पड़ता है। फिर यहां देखो क्या लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। 2 स्थितियां हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है? या तो बेटा पहले से, यहां देखेंगे बिजनेस पहले से चला आ रहा है, अब हो सकता है कि ये देखो बेटा, मान लो एक ए है और एक बी है। उन दोनों ने यहां पर पार्टनरशिप स्टार्ट की। कहां पर? फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, पहले साल की शुरुआत में। एक साल बिजनेस किया, दूसरे साल बिजनेस किया, तीसरे साल बिजनेस किया, चौथे साल बिजनेस किया। चौथे साल के एंड में कौन आया? सी आया। कौन आया? सी आया। वो बोलता है मैं आ जाऊं क्या, मैं पार्टनर आ जाऊं क्या? अच्छा, अब तो अपन आ जाऊं नहीं, जाने वाले की बात कर रहे हैं। आ जाऊं वाला तो अपन पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो एक काम करते हो, यहां पे एक पार्टनर और बना लेते। कौन? सी। एक पार्टनर और बना लेते। अब बेटा तीनों यहां से यहां तक पार्टनरशिप करते रहे। ठीक है भाई साहब, चाहे पार्टनर आए, चाहे का पार्टनर जाए, चाहे पार्टनर चला जाए, बात सब जगह सेम ही होगी, है ना? तो बेटा यहां पर आने के बाद सी बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, अब मेरे को नहीं खेलना। सी रिटायर होना चाह रहा है। तो बेटा होता क्या है ऐसी स्थिति में, इस समय तक हमारे पास कुछ संपत्तियां और दायित्व होंगे जो हमने कब अक्वायर किए होंगे? पहले साल में भी कुछ, दूसरे साल में भी कुछ, तीसरे साल में भी कुछ, चौथे साल में भी कुछ, है ना? तो इस डेट पे मेरे पास कुछ क्या होंगी? एसेट्स होंगी और लायबिलिटीज होंगी। तो होता क्या है भाई साहब, जब फर्म का पुनर्गठन हो रहा होता है तब जाने वाला साझेदार साथ में, या फिर आने वाला साझेदार या फिर विद्यमान साझेदार क्या चाहते हैं कि इन संपत्तियों और दायित्वों को क्या कर लो? पुनर्मूल्यांकित करके इनका मूल्य निकाल लो। हो सकता है संपत्ति और दायित्वों का मूल्य बढ़ जाए, हो सकता है उनका मूल्य कम हो जाए। तो बेटा ये कम होने या बढ़ने से क्या होता है? हानि या लाभ होता है। तो अगर लाभ हो रहा होगा तो क्या चाहेंगे लोग? बेटा जाने वाला पार्टनर क्या चाहेगा कि उसे भी हिस्सा मिल जाए, क्योंकि ये लाभ और हानि कब तक के? इस दिन तक के, तो उसको अपना हिस्सा चाहिए। और अगर हानि हो रही है तो ये लोग क्या चाहेंगे कि भाई हानि अभी तो 3 लोग हैं, तीनों में बटेगी, अदरवाइज सी के जाने के बाद सिर्फ हम दोनों को बांटना पड़ेगी। तो हर पार्टनर क्या चाहता है कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्गठन के समय पर क्या हो जाए? पुनर्मूल्यांकन हो जाए, है ना? तो बेटा किन किन चीजों का पुनर्मूल्यांकन होता है? संपत्तियों का और दायित्वों का, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। अब 2 केसेस बन सकते हैं बेटा। क्या 2 केसेस? 2 स्थितियां बन सकती हैं। या तो कोई संपत्ति का मूल्य क्या होगा? या तो संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा और या तो संपत्ति का मूल्य कम होगा। ऐसे ही दायित्व के साथ हो सकता है, या तो दायित्व का मूल्य बढ़ेगा और या तो दायित्व का मूल्य कम होगा। तो बेटा अगर बेसिक क्लास, सबसे पहली क्लास बताया था, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और एसेट कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ऐसे ही जब दायित्व बढ़ते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब दायित्व कम होते हैं तो क्या होता है?
डेबिट होता है, हाँ या ना, ये याद है क्या? चलो तो भैया ये तो अपने को पता है कि संपत्तियां बढ़ती हैं तो क्या होता है, संपत्तियां बढ़ती है तो डेबिट होता है, और कम होती है तो क्रेडिट होता है, और ऐसे ही दायित्व तो जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है और कम होते हैं तो डेबिट होता है। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम पुनर्गठन कर रहे होते हैं और संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो हम बनाते हैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। और दूसरा प्रभाव किस पर लेते हैं, दूसरा प्रभाव लेते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते पे। बेटा अगर संपत्ति बढ़ी तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट, और पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऐसे ही संपत्ति गिरने पर, कम होने पर संपत्ति क्या होती है, क्रेडिट, तो दूसरा प्रभाव क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, फिर बेटा संपत्ति बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ है ना। ऐसे ही अगर दायित्व तो कम होते तो क्या होते, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखेगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में दिखेगा। बेटा सिंपल सी बात है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या बोलती है, प्रत्येक लेन देन के दो विपरीत और बराबर प्रभाव होते हैं, हाँ है ना। तो बेटा अगर मुझे विपरीत और बराबर प्रभाव निकालने हैं तो एक चीज डेबिट हो रही होगी तो अगली चीज क्या होगी, क्रेडिट। ऐसे ही एक चीज क्रेडिट हो रही है तो अगली चीज क्या हो गई, डेबिट। ऐसे ही डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, है ना। तो आओ मैं तुम्हें एंट्री बता देता हूं, जनरल एंट्री। मैं इसको एक और वीडियो में अलग से अच्छे से समझा चुका हूं दूसरे तरीके से, इस बार थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, तो अगर वहां पे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है बेटा, आ जाओ एक एक करके एंट्री देखते हैं। संपत्ति के बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी, संपत्ति अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये संपत्ति कुछ भी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, डेटर्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी एसेट हो सकती है। ठीक है चलो बेटा, अगर संपत्ति कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो संपत्ति कम होने के केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, तो संपत्ति कम होने की एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब एसेट कोई भी हो सकती है, सेम स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर तीसरी एंट्री अपन देखेंगे, तो लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, तो अपन एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। क्लियर है के बाद, चलो इसके बाद लायबिलिटी कम होने पर क्या होता है, डेबिट, तो अगर लायबिलिटी कम होने पर डेबिट होगा तो हम लायबिलिटी को क्या कर देंगे, डेबिट, और टू क्या कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है के बाद बेटा, ये क्या चार जनरल एंट्रियां हो सकती हैं। ठीक है, अब सुनो एक और चीज याद दिलाता हूं, पहले भी बताया है बेटा। मुझे एक बात बताओ, एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, फायदेमंद है। और लायबिलिटी का घटना फायदेमंद है या नुकसानदेह, फायदेमंद है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बेटा, एक ये चीज और एक ये चीज दोनों मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, हाँ है ना। और बेटा ऐसे ही संपत्ति का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना, संपत्ति का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना मेरे लिए क्या है, फायदा है या नुकसान है, मेरे लिए नुकसान है। तो बेटा यानी एक ये चीज और एक ये चीज मेरे लिए क्या है, लॉस है। आ रही के बात समझ में, ठीक है। तो एक और तरीका बताया था मैंने इसको डील करने का, कि जब आप क्या बनाओ, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो सिंपल सा काम कर सकते हो बेटा। कक्षा 11वीं में हमने समझा था कि मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये साइड डेबिट और अकाउंट का ये साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बेटा लॉसेस हमेशा कहां आते हैं बेटा, नुकसान कहां आता है, डेबिट में आता है, और प्रॉफिट कहां आता है, क्रेडिट में आता है। तो मुझे एक बात बताओ, नुकसान कौन कौन सा है, संपत्ति का गिरना, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट में आएगा,
बेटा यहां देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया है, डिक्रीज इन एसेट से डेबिट किया ना, तो वही अकाउंट में कहां आएगा, डेबिट में आएगा। जनरल एंट्री भी समझा दी और उसकी लेजर पोस्टिंग भी समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीजें आ सकती हैं, या तो आपसे रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री करवाएगा ये, और या तो वो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाएगा। क्लियर है के बाद? तो बेटा संपत्ति का गिरना मेरे लिए नुकसान है, और क्या नुकसान है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो कहां आएगा, दोनों चीजें डेबिट में आएगा, यानी नुकसान कहां आ रहा है, इन शॉर्ट डेबिट में आ रहा है, और फायदे कहां आएंगे, क्रेडिट में। तो क्या क्या फायदा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कहां आएगा, क्रेडिट में। और क्या आएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रॉफिट किस तरफ लिखा है, क्रेडिट साइड, लॉस किस तरफ लिखा है, डेबिट साइड। तो मुझे एक बात बताओ, कब आप बोलोगे कि आपको पुनर्मूल्यांकन पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ, जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो, डेबिट का टोटल कम हो, तो क्या आएगा, फायदा। समझ के देखो बेटा, मान लो यहां पर लिखा है 1 लाख रुपए और यहां पर लिखा हुआ है 80,000 रुपए, तो क्या ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी प्रॉफिट ज्यादा है, तो क्या निकल कर आया, पुनर्मूल्यांकन लाभ। क्या निकल कर आया, पुनर्मूल्यांकन लाभ। तो पुनर्मूल्यांकन लाभ किस तरफ लिखोगे, डेबिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा, क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां आएगा, डेबिट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां जाएगा, क्रेडिट में। इसी के अपोजिट कंडीशन देखते हैं कि यहां पर लिखा हो, एक तरीका तो ये हो गया, यहां पर लिखा हो 1 लाख रुपए और यहां पर लिखा हो 80,000 रुपए, मतलब क्या आया, नुकसान आया। मतलब क्या आया, नुकसान आया। तो बेटा नुकसान बटेगा तो किस तरफ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, हाँ है ना। चलो ये इतना था रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, समरी बताई। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अपन पहले भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पिछले चैप्टर में कर चुके हैं और वहां पे भी ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में समझाई थी, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। चलो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रवि, सोम और मंगल, रवि, सोम और मंगल 2-3-5 के रेशो में क्या है, पार्टनर्स है, लाभ हानि बांटते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2018 को निम्नांकित है। बैलेंस शीट दे दी है, बैलेंस शीट में क्या दिखता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या दिखता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। उसने बता दिया कि एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसी ऐसी हैं। एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ बेटा, एसेट्स में दे रखा है बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है और कैश है। लायबिलिटी में क्या क्या दे रखा है, लायबिलिटी में बोल रहा है जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व मतलब गुल्लक है, क्या है, गुल्लक। क्रेडिटर्स है और पूंजी दे रखी रवि, सोम और मंगल की, ठीक है। अब बोल रहा है 1 जनवरी 2019 को, बेटा ये बैलेंस शीट कब की दी हुई है, 31 दिसंबर 2018, यानी जस्ट अगले दिन। कौन हो रहा है, अगले दिन की बात कर रहा है। बोल रहा है 1 जनवरी 2019 को मंगल क्या हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, मंगल जा रहा है फर्म छोड़ के। निम्नांकित को ध्यान में रखकर लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। बेटा ये लाभ हानि समायोजन खाता मतलब क्या हो गया, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा है। क्या क्या देखना है बेटा, बोल रहा है भवन व फर्नीचर में 5% क्या करनी है, वृद्धि करनी है। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, भवन अभी कितना है, 40,000, इसका 5% कितना आएगा, 2,000 रुपए, है ना। तो इसकी 2,000 रुपए से वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है। फायदा है या नुकसान, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। फिर बेटा फर्नीचर, फर्नीचर का भी 5,000 मूल्य बढ़ा, 5% मूल्य बढ़ाना है। अभी देखो फर्नीचर कितना है, 20,000, इसका 5% कितना आएगा, 1,000 रुपए। 1,000 से क्या करना है, बढ़ाना है। फायदा हुआ नुकसान हुआ, कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। क्लियर है बात। चलो फिर देनदारों पर 10% अशोध्य ऋण का संचय बनाना है। मुझे एक बात बताओ बेटा, देनदार कितने के हैं बेटा, 15,000 के।
मुझे ऐसा लग रहा है इस 15,000 में से 10% लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, मुझे पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? लोग मेरा पैसा खा जाएंगे तो मुझे नुकसान होगा, तो कहां आएगा, ये डेबिट में आएगा। क्लियर बात? चलो, तो बेटा 10% आएगा कितना जरा बताओ, 1500। चलो फिर आगे बोल रहा है लेनदारों पर 5% कटौती करनी है। बेटा जरा देखो, लेनदार अभी कितने, 12,000, इसका 5% कितना आएगा, 600 रुपए, हाँ है ना। 600 रुपए कम करने, 600 रुपए माइनस करने। हो सकता है कोई लेनदार था, उसकी हमने गलत एंट्री कर दी इसलिए कम करने, या तो वो आदमी चल बसा है तो अब पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, किसको दोगे, नहीं देना है, तो 6% कम करना है। किसी भी कारण से मुझे किसी लेनदार को 600 रुपए आप भुगतान नहीं करने, हो सकता है उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया और माफ कर दिया कि जाओ तुम्हें माफ किया, 600 रुपए मत देना, ठीक है, तो पैसा नहीं देना है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, फायदा ही है अपने लिए। और आखिरी में एक बात और बोल रहा है, वैधानिक व्यय हेतु प्रावधान करो। वैधानिक व्यय मतलब बेटा लीगल एक्सपेंस कोई होने वाले, किसी बंदे ने मुझ पर केस कर दिया है, किसी बंदे ने मुझ पर केस कर दिया, मेरे रेस्टोरेंट में आया था और सैंडविच खाकर गया और उसको लूज मोशन हो गए। अब उसने उपभोक्ता फोरम में मेरे खिलाफ क्या कर दी, शिकायत कर दी, उसमें मक्खी निकल गई थी मरी हुई। तो अब हो सकता है मुझे, उसको नुकसान हुआ, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, फीस के 200 रुपए देने पड़ जाए, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, 200 रुपए में नहीं निपटेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई मेरे ऊपर केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में क्या होगा, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं आज क्या बना रहा हूं, प्रावधान। क्या बना रहा हूं, प्रावधान। प्रावधान मतलब क्या, प्रोविजन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, फायदा क्या क्या है जरा लिख लें अपन यहाँ पे। ये प्रॉफिट है और ये फर्नीचर और बिल्डिंग वाला दोनों प्रॉफिट है। ये क्या है, लॉस है। ये क्या है, प्रॉफिट है। और ये क्या है, लॉस है। और अपने को क्या बना के दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। अब तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो, 2 मिनट में बना दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बनाना है अपने को, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, इधर क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, ठीक है। चलो करना शुरू करें क्या। पहले पॉइंट में उसने क्या बोला है, पहले पॉइंट में उसने बोला है बिल्डिंग को और फर्नीचर को 5-5% बढ़ा दो। तो यहां आ जाएगा बिल्डिंग बाय बिल्डिंग। बेटा एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, हाँ है ना। कितने से बेटा, बिल्डिंग कितनी थी 40,000, उसका 5% कितना आ रहा है, 2,000 रुपए। इसके बाद क्या है, फर्नीचर है, क्या है, फर्नीचर। इसका भी वैल्यू बढ़ाना है, 20,000 का फर्नीचर है, 5% बढ़ाना है, कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। बेटा एसेट बढ़ाने पर क्या एंट्री होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बोलो तो एंट्री भी करके दिखा देता हूं। पहली बात की एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना, 2,000 रुपए, टू क्या बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 2,000 रुपए। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 1,000 रुपए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1,000 रुपए। कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों काम अपन ने कर दिए। इसके बाद क्या करने का है, इसके बाद उसने बोला कि देनदारों पर 10% अशोध्य ऋण के लिए
प्रावधान बनाना है, मतलब ऐसा ऋण जो मुझे मिल पाने की संभावना नहीं दिख रही है। कितना है बेटा टोटल डेटर्स कितने देखो जरा, 15,000। 15,000 का 10% कितना आएगा 1500। मेरे लिए क्या है ये नुकसान, मेरे लिए क्या है ये नुकसान। कहां लिखूंगा डेबिट में लिखूंगा और लिखूंगा क्या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना बेटा 15,000 का 10% कितना आ जाएगा 1500 रुपए। ठीक है, यहां क्या किया था अपन ने 40,000 का 5% किया था, यहां क्या किया 20,000 का 5% निकाला था। चलो इसकी एंट्री देख ले तीसरे वाले पॉइंट की। तो तीसरे वाले पॉइंट की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितना 1500 रुपए। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, लेनदारों पर कितना कटौती करनी है 5% कटौती करनी है। तो 12,000 का 5% कितना आ रहा है 600 रुपए। मेरे लिए फायदा है या नुकसान, मेरे लिए फायदा है। तो कहां लिखूंगा क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर ही लिख दो डायरेक्ट, क्रेडिटर ही कम करने ना अपने को, बाय क्रेडिटर्स। कितना 12,000 रुपए का 5% कितना आ जाएगा बेटा 600 रुपए। क्लियर है क्या। चलो तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है लाइबिलिटी, वो क्या हो रही है बेटा कम हो रही है, कम हो रही है तो क्या करते हैं लाइबिलिटी कम होने पर डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी कम होने पर डेबिट कर दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 600 रुपए। एक आखिरी पॉइंट दिया हुआ है कि लीगल एक्सपेंसेस के लिए क्या बनाना है प्रोविजन बनाना है। लीगल एक्सपेंसेस के लिए क्या बनाना है प्रोविजन बनाना है। तो बेटा मेरे लिए क्या है वो नुकसान, कहां आएगा डेबिट में, क्या लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। कितना बनाना है बेटा 200 रुपए, हाँ है ना। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू, अच्छा हाँ चेक कर रहा था मैं तो, क्या होगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 200 रुपए टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 200 रुपए। कोई दिक्कत। चलो कर दिया सब। यहां नंबर लिख देते हैं कि जनरल एंट्री नंबर 1, जनरल एंट्री नंबर 2, जनरल एंट्री नंबर 3, इसकी 3 है ना, हाँ इसकी 4 है और इसकी 5 है। ठीक है चलो बेटा सुनो, अब मैंने क्रेडिट में लिख दिया कितना 2,000 प्लस 1,000 प्लस 600 3600 रुपए और डेबिट में लिखा कितना 1,700 रुपए। तो क्या निकाल सकते हैं हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्रेडिट साइड में कितना लिखा है सर 3600, देख लो ये कितना लिखा है 3600। फिर डेबिट में कितना लिखा है बेटा 1,700 रुपए, डेबिट में कितना लिखा है 1,700 रुपए। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1,900 रुपए आ रहे हैं, हाँ है ना बेटा। ये क्या हुआ ये क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है मतलब क्या प्रॉफिट किस किस में बटेगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ही है, हाँ रवि सोम और मंगल। तो बेटा ये किस 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 में बटेगा रवि सोम और मंगल। किनका अनुपात कितना है जरा देखो 2 3 5 यानी 10। तो 2 डिवाइडेड बाय 10, 1900 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 और 1900 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना कितना आ रहा है। ठीक है चलो बेटा ये प्रॉफिट हो रहा है किस तरफ लिख देंगे डेबिट साइड में, टू
आर्स कैपिटल, आर को कितना मिल रहा है बेटा सर, आर को मिल रहा है 380, आर को मिल रहा है 380, टू एस कैपिटल सोम है ना, उसको कितना मिल रहा है 570, और टू एम्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल कितना मिल रहा है इसको 950, और ऐसा करने के बाद दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल 3600 हो जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है, चलो।